जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ये करंट अफेयर की सारी चीजों को कवर कर लेता है इकोनॉमी सेक्शन की। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे हम यहाँ पर काफी डिटेल में एनालाइज करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले चैप्टर 1 देखने वाले हैं जिसमें हम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन जो है पूरे इकोनॉमिक सर्वे का, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए, कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जो बजट होता है वो हमेशा अगले साल का होता है, और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये हमेशा पिछले साल का होता है कि क्या हमने पिछले साल में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव किया है और क्या उसमें शॉर्टकमिंग्स रही है, क्या हमें करना चाहिए आगे के साल में। और बजट जो होता है हमेशा आगे के साल का होता है कि हम आगे के साल में क्या क्या चीजें जो है वो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, कौन कौन सी चीजों में एक्सपेंडिचर कितना करने वाले हैं, वो सारी चीजें। तो जो बजट है इस साल का वो ऑलरेडी हमने कवर जो है वो कर लिया है, काफी डिटेल एनालिसिस किया है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे उतना ही खूबसूरती के साथ हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के साथ। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए हर साल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 टू 12 क्वेश्चन, अगर हम एवरेजली पकड़े तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो तो डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम मेंस देखते हैं जीएस पेपर 3 का, क्योंकि जीएस पेपर 3 में हमें इकोनॉमी जो है वो देखने को मिलता है, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे से कनेक्टेड काफी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए कि 20 मार्क आपको इकोनॉमिक सर्वे से अगर मिल रहे हैं, और वो भी समझ लीजिए कि 5 से 6 वीडियोस में अगर आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर हो रहा है, काफी डिटेल में कवर हो रहा है, तो फिर और क्या चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जितना हम बांटेंगे उतना हमारा और बढ़ता है। काफी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट डेटा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो डायरेक्टली यहाँ पर हम जीएस पेपर 3 में कोट कर सकते हैं, या फिर एसे में अगर कोई इकोनॉमी रिलेटेड कोई एसे आता है तो उसमें भी हम कोट कर सकते हैं। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ ये एक बड़ा पिक्चर जो है वो यहाँ पर कवर करता है वेरियस सेक्टर के बारे में। हमें पूरी इंफॉर्मेशन देखता है कि सेक्टर जो है किस तरीके से बढ़ रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, सारी चीजें, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किस तरीके का है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बताता है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हमें क्या अचीव करना है, क्या हम कैसे हम अचीव कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में ये हमें ज्ञान प्रोवाइड करता है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी सेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है। और हर साल क्या होता था कि जो इकोनॉमिक सर्वे है ये हमें 2 वॉल्यूम में देखने को मिलता था, है ना। मतलब एक वॉल्यूम में होता था कि भाई डेटा जो है वो दिया गया है, दूसरे वॉल्यूम में एनालिसिस दिया होता था कि कैसे हमें चीजें को अचीव करना है, क्या शॉर्टकमिंग्स रही है, सारी चीजें। लेकिन इस साल अगर हम देखें तो जो मेन हेड है वो ना रहने की वजह से जो इकोनॉमिक सर्वे हमें एक ही वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है। तो ये एस्पिरेंट्स के लिए एक खुशखबरी है कि एक ही वॉल्यूम में हमें सारा जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा कवर होने वाला है। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे पर जाने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। इकोनॉमी का जो कोर्स है ये भी अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री अवेलेबल है, मेडिवल हिस्ट्री अवेलेबल है, ज्योग्राफी अवेलेबल है, पॉलिटी अवेलेबल है, एनवायरमेंट अवेलेबल है, डिजास्टर मैनेजमेंट अवेलेबल है, इंटरनल सिक्योरिटी अवेलेबल है, इंडियन सोसाइटी अवेलेबल है। मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, एनिमेशंस, टेक्स्ट, मतलब यहाँ पर आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों ओरिएंटेड जो है वो यहाँ पर आपको पूरा फाउंडेशन कोर्स देखने को मिल रहा है यूपीएससी के लिए। और स्टेट पीएससी जो उसके लिए भी सेम सिलेबस है, इसलिए वो आपको जरूर हेल्प करेगा। अब यहाँ पर आप जैसे ही डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर आपको जो पीडीएफ है वो भी देखने को मिलती है, जो प्रोफाइल है वो भी देखने को मिलता है। प्रोफाइल में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको वेरियस प्लान्स देखने को मिलेंगे। डेमो लेक्चर भी आप देख सकते हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और जो प्लान है, जो मतलब जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, इतने लोएस्ट प्राइसेस पर है क्योंकि हमारी टैगलाइन ही है कि हर गांव से हम सितारे निकालेंगे। इसलिए हमने इतना लोएस्ट प्राइस रखा है कि मतलब समझ लीजिए कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि कई बार मैंने वीडियोस जो है वो भी बनाए हुए हैं ये बताने के लिए कि देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं यूपीएससी में, और मेंस में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस। इनफैक्ट अगर हम 2022 की एग्जाम देखते हैं मेंस की, जो 2022 में हुई थी, 21 की थी एक्चुअल में वो, तो उसमें अगर हम जीएस पेपर 3 देखते हैं तो 20 क्वेश्चंस में से 16 टू 18 क्वेश्चन डायरेक्टली एमएम अकेडमी
एकेडमी से पूछे गए। तो मेंस में अगर इतना हाईएस्ट रेशियो देखने को मिले तो फिर और क्या ही चाहिए। तो इसे डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए, या फिर आप dmacademy.in ये वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको वेरियस कोर्सेज जो है जैसे कि इकोनॉमिक कोर्स ये देखने को मिलेगा। एंजॉय करो, मस्त एग्जाम क्लियर करो और अपने ड्रीम्स को अचीव करो। तो आइए यहाँ पर हम इकोनॉमिक सर्वे जो है अब उस पर बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं तो अभी हमें क्या देखने को मिला, मतलब इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का हमें देखने को मिलता है। तो पिछले साल में क्या था, तो लास्ट 2 ईयर्स से कोरोना 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 यही चलता आ रहा है ना, कंप्लीटली कोरोना कोरोना यही चलता आ रहा है। अब यहाँ पर कोरोना जो है उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो आर्थिक स्थिति है ये कोरोना पर ढकेल दी गई, है ना। मतलब गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये बोला कि भाई लॉकडाउन लगाया गया, जो जितना भी हमसे बन सकता था हमने किया। आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब चल रही थी, आर्थिक स्थिति जो है वो मतलब समझ लीजिए जो टेक्निकल रिसेशन है उसमें हम चले गए थे, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, कोरोना जो है वो जिम्मेदार है ना। तो ये गवर्नमेंट के लिए थोड़ा बहुत एडवांटेज जो है वो भी हो जाता है कभी कभार कि भाई कोई एक्सटर्नल कोई सर्कमस्टेंसेस आ गए ऑलरेडी। अगर आप प्री कोरोना देखो, है ना, प्री पेंडेमिक देखो, उस समय पर भी हमारी इकोनॉमी जो उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है कभी कभी गवर्नमेंट के लिए कि देखो वह कोरोना आ गया तो लॉकडाउन लगा दिया तो खैर क्या है इसमें, है ना। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। अब देखिए सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है ये भी यहाँ पर हुआ है। अब सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है वो क्या होता है कि समझ लीजिए कि कोई भी चीज है कहीं अगर हमको लेकर जाना है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि अगर दिल्ली से मुंबई कोई चीज हमको लेकर आना है, कोई माल लेकर आना है, रॉ मटेरियल लेकर आना है, फिनिश गुड्स लेकर आना है, तो वो भी नहीं ला पा रहे थे। क्यों नहीं ला पा रहे थे, उसमें डिसरप्शन क्यों हुआ, क्योंकि जो कोरोना चल रहा था उसकी वजह से जो लॉकडाउन है वो लगाया गया। अब लॉकडाउन लगाने की वजह से जो ट्रक्स है जहां पर भी जाने हैं, मतलब जो सप्लाई चेन है वो वहां पर नहीं हो पा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो हमें देखने को मिली। उसी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन जो है ये भी यहाँ पर बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ये बेसिकली आरबीआई की अगर मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमने ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हमारे इकोनॉमी के जो लेक्चर्स है एम अकेडमी ऐप पर उसमें कवर किया हुआ है। तो जो इन्फ्लेशन है ये किस वजह से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जो उसके बेसिक चीजें हैं, डिमांड एंड सप्लाई जो है ये इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ना कम होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो उसका धोरण है कि इन्फ्लेशन जो है उसको हमें 4 ± 2 पर रखना है, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन जो है उसको मेंटेन करना है। अब इन्फ्लेशन जो है ये भी यहाँ पर काफी इंक्रीज हो गया। अब ये भी अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन जो है सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का होता है ना। गवर्नमेंट को यहाँ पर भी एक मौका मिल गया, भाई डिमांड एंड सप्लाई का होता है। अब यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की वजह से क्या हुआ, सप्लाई कम हो गया। मतलब डिमांड और सप्लाई जो है उस पर अगर सब कुछ डिपेंडेंट है, डिमांड अगर बढ़ जाती है तो अपने आप जो प्राइजेस है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे, है ना। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। सप्लाई बहुत ज्यादा है, लोग बोलेंगे यार सप्लाई बहुत ज्यादा है, इतना सारा है, ले लेंगे, आराम से लेंगे, जब प्राइस कम हो जाएंगे। सप्लाई अगर कम हो जाता है तो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, भाई कम है, ले लो ले लो ले लो। लोग जो है वो राशन की दुकान के सामने लंबी लाइन लगा के खड़े थे कि भाई खत्म हो जाएगा। क्यों, सप्लाई कम हो रहा था, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और प्राइसेस जो है वो भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो मतलब क्या है, सप्लाई यहाँ पर कम हो रहा था लॉकडाउन की वजह से, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही थी, उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो भी इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिले, है ना। तो मतलब सप्लाई अगर कम है, डिमांड का क्या होगा भाई, डिमांड जो है वो यहाँ पर हाई हो जाएगी, हाई सर। एंड देन उसके बाद जो इन्फ्लेशन है उसका क्या होगा, इन्फ्लेशन भी हाई सर, है ना। डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन जो है वो भी अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बाबूराव बोल रहे हैं तू आदमी है कि जादूगर है रे बाबा, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखते हैं तो अब इतना अगर समझ में आ ही गया है, इतना अगर हमको पता चल ही गया है कि भाई यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर होता है। डिमांड अगर यहाँ पर हाई हो जाती है तो अपने आप इन्फ्लेशन हाई हो जाता है। अब इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है तो अब मेजर जो है वो भी आप याद कर लो, क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे उस समय पर, है ना, जो डिसरप्शन है उसको थोड़ा कम करने के लिए। जैसे कि हम हालांकि डिटेल में जितने मेजर्स लिए थे आगे देखेंगे, यही वाले चैप्टर में हम आगे देखने वाले हैं कौन कौन से मेजर्स लिए गए थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आप याद करने की कोशिश करो। जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो मतलब फ्री में राशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, है ना, जो पैसा है, मोरेटोरियम है बैंकिंग की तरफ से, ये सारी चीजें है वो प्रोवाइड कर रहे थे। एक साथ हम डिटेल में आगे देखेंगे चार्ट के थ्रू। तो मतलब बेसिकली बैंक में भी काफी सारे जो है वो लाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूमरस सेक्टर है उसमें डिरेगुलेशन जो है वो हमें देखने को मिला,
है ना, कि भाई हम यहाँ पर डीरेगुलेट कर रहे हैं, तुम अपने हिसाब से काम करो, अगर हम यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, जो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है उसका यहाँ पर जो है वो खात्मा किया गया। सिंप्लीफिकेशन जो है प्रोसेस की वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि भाई प्रोसेस जो इतनी लंबी चल रही है उसको सिंप्लीफाई करो, एक ही कागज में सारी चीजें हो जाए, करप्शन कम हो जाए, ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एडवांस एस्टिमेट देखते हैं इंडियन इकोनॉमी का, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रियल जीडीपी एक्सपांशन 9.2% जो है 21-22 में हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिल रही है, काफी जबरदस्त है। एडवांस एस्टिमेट यहाँ पर बताया गया है 9.2% का, मतलब यहाँ पर एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इकोनॉमी रिकवर हो गई है। जो पहले हमें डाउन जाती हुई देखने को मिल रही थी, अब उसकी रिकवरी जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब सेकेंड वेव का इम्पैक्ट, क्योंकि फर्स्ट वेव आई थी, फर्स्ट वेव में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया, हमारी इकोनॉमी जो सडनली नीचे चली गई, देन उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिली। सेकेंड लॉकडाउन भी तो आया, सेकेंड लॉकडाउन में और यहाँ पर नीचे जानी चाहिए थी। मतलब यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे जब रिकवरी हमारी इतनी दिखा रहे हैं, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट है वो इतना नहीं हुआ हेल्थ छोड़ के, क्योंकि हेल्थ कंडीशन अगर आप देखोगे तो काफी बुरी थी सेकेंड वेव के टाइम पर, बेड नहीं मिल रहे थे, काफी लोगों की डेथ सेकेंड वेव के टाइम पे हुई है ना। तो मतलब हेल्थ इंपैक्ट अगर छोड़ दिया जाए तो इकोनॉमी पर इतना ज्यादा इंपैक्ट जो है सेकेंड वेव का नहीं हुआ। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर अगर हम देखते हैं तो ये लिस्ट इंपैक्टेड हमें देखने को मिले हैं, और ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं ग्रो करेंगे 3.9% 21-22 में। तो मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है इसमें लॉकडाउन जो है वो लगाया ही नहीं गया था, है ना, क्योंकि लॉकडाउन जो है बाकी चीजों पर लगाया गया, लेकिन एग्रीकल्चर को खुला रखा गया कि अब एग्रीकल्चर माल जो है वो आप सप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें डिसरप्शन ना होने की वजह से एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर पे इतना फर्क ही नहीं पड़ा, कि लॉकडाउन है नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब यहाँ पर इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं, इंडस्ट्री जिसमें माइनिंग भी इंक्लूडेड है, कंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पर 11.8% राइज होने वाला है 7% कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, क्योंकि वर्स्ट हिट हुआ था यहाँ पर। सर्विस सेक्टर बोलिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलिए, क्योंकि सब कुछ बंद था, तो इसकी वजह से ये जो सेक्टर से ये काफी बुरी तरीके से इंपैक्ट हुए थे। तो इतना कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद अब यहाँ पर इसमें भी रिकवरी जो है वो हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। सर्विस सेक्टर अगर हम देखते हैं तो सर्विस सेक्टर यहाँ पर 8.2% ग्रो होने की आशंका है 8.4% कॉन्ट्रैक्शन के बाद। मतलब सभी सेक्टर्स अगर हम देखते हैं एट प्रेजेंट तो उसमें रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं हम कंजम्पशन की। कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि भाई जीडीपी अगर हमें देखनी है किसी भी देश की, या फिर इकोनॉमी देखनी है किसी भी देश की कितनी बढ़ रही है, तो उसमें हमने देखा था हमारे इकोनॉमी के लेक्चर्स में कि सबसे इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन, देन इंपॉर्टेंट आता है इन्वेस्टमेंट, देन इंपॉर्टेंट आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड देन आता है नेट एक्सपोर्ट, कि हम नेट एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। तो कंजम्पशन बेसिकली क्या होता है? कंजम्पशन अगर आप देखोगे लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ मतलब मोबाइल कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं टूथपेस्ट खरीद रहा हूँ मतलब मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ, अगर मैं कोई भी चीज खरीद रहा हूँ मतलब मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ। कंजम्पशन मैं कब करूंगा? जब मेरे पास पैसा रहेगा, क्योंकि जब भी कंज्यूम करते हैं उस समय पर पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरे पास अगर पैसा है तो मैं कंजम्पशन करूंगा, अगर पैसा ही नहीं है तो कंजम्पशन नहीं हो पाएगा। और कंजम्पशन जब मैं करता हूं तो अपने आप जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट के पास भी पैसा जाता है। मतलब जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा, जितना ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा उतना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, और उसी के साथ साथ लोगों के हाथों में और पैसा आएगा। मतलब लोगों के हाथों में पैसा है तो लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन हो रहा है तो गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है तो अपने आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा और कंजम्पशन होगा। तो एक साइकिल जो है वो चलती रहती है। और यही साइकिल उल्टी अगर घूमने लग जाए कि भाई कंजम्पशन नहीं, पैसा नहीं है तो कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं है तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाएगा, एक्सपेंडिचर नहीं होगा, एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो लोगों के हाथों में और कम पैसा आएगा। तो ये विशियस साइकिल जो है ये चलती रहती है। कंजम्पशन अगर हम देखते हैं तो ये ग्रो हुआ 7%, इस तरीके से एस्टिमेट जो है वो किया जा रहा है। अब कंजम्पशन, जैसा मैंने आपको बोला था भाई कंजम्पशन जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पर हमें एस्टिमेट जो है करप्शन का ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। देखिए कंजम्पशन, जैसा मैंने आपको कहा, कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन जब होता है, जब भी कोई इंसान कंज्यूम करता है, तो मतलब अगर समझ लीजिए मैं कोई टूथपेस्ट खरीद रहा हूँ, अब वो टूथपेस्ट कंज्यूम करने के बाद मतलब वो टूथपेस्ट वाले को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? उसको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट होगा तो अपनी कंपनी को एक्सपांड करेगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा, एक्सपेंडिचर उसमें करेगा, एक्सपांशन करने के लिए उसको लोगों को और हायर करना पड़ेगा, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंक्रीज होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोग और ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी साइकिल जो है ये देखने को मिलती है। तो इस तरीके से कंजम्पशन जो है अब ये भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने लोगों के हाथों में पैसा जो है वो प्रोवाइड किया।
है ना, ताकि कंजम्पशन जो है यहाँ पर बढ़ जाए। तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली। अब देखिए कोरोना जब आया उसके बाद, अब वैक्सीनेशन आने के बाद, क्योंकि कोरोना स्टार्टिंग में आया तो काफी डर काफी खौफ था, लेकिन फिर उसके बाद वैक्सीनेशन जो है वो आ गई। वैक्सीनेशन के डोजेस जो है वो काफी ज्यादा दिए गए और ऑलमोस्ट मतलब समझ लीजिए कि 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया। अब यहाँ पर क्या है, इम्यूनिटी जो है वो काफी बढ़ गई, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई। अब लोगों को कोरोना अगर हो भी रहा है तो उसका असर काफी कम हो रहा था। तो अब यहाँ पर क्या था कि अब इम्यून है ना, बिजनेस कर सकते हैं सीना ठोक के। अब यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, अब हमने यहाँ पर आपको इंजेक्शन दे दिया, वैक्सीन दे दी है, अब आप सीना ठोक के बिजनेस करो, अब कोई लॉकडाउन जो है यहाँ पर नहीं लगेगा। मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसकी वजह से बल्क ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर ऑलरेडी इम्यूनिटी में आ चुकी थी। इसके वजह से अब क्या था कि यहाँ पर अब सप्लाई साइड जो है उसमें भी यहाँ पर अब कोई रुकावट नहीं आई, सारी चीजें, इकोनॉमी जो है वो गुड पोजीशन में है कि अब जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ पर 22-23 में 8.5% तक हम अचीव कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी की जीडीपी है वो अचीव कर सकती है, क्योंकि अब रुकावट नहीं आएगी। लेकिन तीसरी लहर फिर आ गई। तीसरी लहर आने के बाद अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसका भी नुस्खा निकाल दिया कि भाई बूस्टर डोज जो है वो अब लगवा लो, ताकि और जो समस्या आ रही है और जो यहाँ पर कोरोना इंक्रीज हो रहा है वो भी यहाँ पर ना हो। एक यहाँ पर ये मतलब एक कॉन्ट्रेडिक्टरी भी चीज है कि इतने महारथी लोग जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन स्टिल अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाए कि उसकी इम्यूनिटी जो वैक्सीन निकाली गई है उसकी इम्यूनिटी कितने टाइम तक है। अब उसका एक दूसरा ये भी है कि इतने सारे जो कोरोना के जो वेरिएंट्स निकल रहे हैं, जो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, इतने वेरिएंट्स निकल रहे हैं, तो वेरिएंट्स की अलग अलग चीजें हैं, है ना। अब तो खैर अब तो ऐसा हो गया है कि एक नॉर्मल फ्लू की तरह कोरोना जो है वो बन चुका है, इसलिए अब डिस्रप्शन उसकी वजह से हो इसकी आशंकाएं काफी कम है ना। मतलब अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बूस्टर डोज लगाया नहीं लगाया इट डजेंट मैटर, क्योंकि अब यहाँ पर लोग जो है बूस्टर डोज नहीं भी लगा रहे हैं, फिर भी इतना ज्यादा असर नहीं हो रहा है थैंक्स टू वैक्सीन कि अब लोगों को एडमिट करना पड़ रहा हो, या फिर बहुत ही कम रेट है जहां पर लोगों को एडमिट भी करना पड़ रहा हो, है ना, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो लोगों के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पर इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, उसमें भी हमें सरप्लस जो है वो देखने को मिल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी ऑलरेडी हमने हमारे इकोनॉमी के जो लेक्चर्स है उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है बेसिक से कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। इसीलिए जो है वो इकोनॉमी के लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं तो सीधा सीधा लिख के आता है कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में चल रहा है, लेकिन अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ये नहीं पता है तो फिर आपको ये सरप्लस में क्यों गया इसके पीछे का रीजन नहीं पता रहेगा, है ना। तो इसीलिए पहले हमारा लेक्चर्स, हमारा बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम इस पर जाते हैं तो अपने आप चीजें जो करंट अफेयर जो इकोनॉमी से रिलेटेड समझ में आ जाता है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट याद कीजिए 1991 का जो क्राइसिस आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमें देखने को मिला था, है ना, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये हमें सरप्लस में देखने को मिल रहा है। अब सरप्लस में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो ये भी काफी हाई है। फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो फॉरेन करेंसी है हमारे पास वो भी काफी हाई है। इसकी वजह से क्या है, हमें इतना कुछ डरने की जरूरत भी नहीं है। अगर इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है तो हमारे पास बहुत पैसा है। क्यों, इससे क्या फायदा होता है कि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी चीज, समझ लीजिए मैंने अगर डोनाल्ड ट्रंप से एक जो बियर की बोतल है वो इंपोर्ट कराई है, तो उसके बदले में मुझे डॉलर्स उनको पे करना पड़ेगा। डॉलर्स पे करने के लिए इसमें से मेरे को डॉलर्स लेने पड़ेंगे, आरबीआई के पास जाऊंगा, इनमें से डॉलर्स लेंगे। तो समझ लीजिए अगर $33 की है तो यहाँ पर 633.6 यहाँ पर ये बेसिकली बिलियन में है, ठीक है, लेकिन इतना ही समझ लो कि 633 इतने यहाँ पर डॉलर्स है आरबीआई के पास। तो $33 की है तो यहाँ पर $600 जो है वो आरबीआई के पास बचेंगे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जितने डॉलर्स है उतना हम इंपोर्ट जो है वो अच्छे तरीके से बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। तो ये बहुत हाई रहना जरूरी है जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं आते हैं। जब हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1991 में, उस समय पर हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बहुत कम हो गया था। मतलब इंपोर्ट जो है सिर्फ 1 या 2 हफ्ते का ही मैनेज कर पा रहे थे, इतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिर गया था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व गिरना, ये सब प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी वजह से हमने एलपीजी रिफॉर्म जो है वो लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय पैसा बांटो योजना, गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा है वो बहुत ज्यादा बांटा गया लोगों के पास, है ना। अब यहाँ पर ठीक है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा बांटा, बहुत सारा अनाज बांटा, बहुत सारा खाना, सब कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो वेलफेयर स्कीम से उसके तहत बांटा। लेकिन प्रॉब्लम ये भी था कि अब बांटा तो बांटा, लेकिन अब टाटा कैसे, मतलब कैसे यहाँ पर जो इकोनॉमी उसको हम टाटा कर दे क्या, क्योंकि इनकम जो है वो तो आ ही नहीं रही है, गवर्नमेंट के पास इनकम तो है ही नहीं। गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आती है, एक तो जो हमने बजट केस में देखा हुआ है जो कंपोनेंट रिसीट्स आते हैं उसमें से अगर हम शॉर्ट में देखें तो या तो टैक्सेस जो गवर्नमेंट लेती है उससे आते हैं, टैक्सेस में भी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी।
अब लोग जो है कुछ परचेस ही नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को जीएसटी से पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। लोगों की इनकम, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई तो इनकम जो है वो भी नहीं हो रही थी, तो इनकम टैक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। जो कंपनीज है लॉकडाउन करने की वजह से उनको नुकसान हो रहा तो कॉर्पोरेट टैक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जब इनकम टैक्स नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, कुछ भी यहाँ पर टैक्सेस जो है वो नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल कि गवर्नमेंट के पास इनकम आए? तो गवर्नमेंट के पास कोई इनकम जो है वो भी हमें देखने को जो है वो नहीं मिल रही थी। तो अब इनकम देखने को नहीं मिल रही है तो गवर्नमेंट इतना पैसा बांटेगी कहाँ से? गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा इसमें? गवर्नमेंट को यहाँ पर उधार लेना पड़ेगा, है ना? जैसे ये भी बोल रहे हैं फकीर आदमी है, झिनझिन झिपांग झिम्पिंग झिम्पिंग, हम उधार ले लेंगे। उधार ले लेंगे मतलब क्या है? याद कीजिए हमारा जो बजट का वीडियो था। उधार अगर ले रहे हैं तो मतलब बेसिकली फिस्कल डेफिसिट जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। गवर्नमेंट के पास इनकम कम आ रही है, खर्चा ज्यादा है। समझ लीजिए आपकी इनकम है 1,000 रुपए, आप खर्च कर रहे हो 2,000 रुपए, तो ये बीच में जो 1,000 रुपए का शॉर्टेज है वो आप कहाँ से लोगे? उधार से ही लोगे ना, उधार ही लोगे। तो यहाँ पर उधार गवर्नमेंट भी लेती है, यही उधार को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिस्कल डिफिसिट अगर हम एट प्रेजेंट देखते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है वो है 6.8% ऑफ जीडीपी। 6.8% टारगेट रखा गया है कि भाई 3 to 3.5% हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो रहना चाहिए, मतलब इतना ही उधार जो है वो गवर्नमेंट ने लेना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर अभी काफी दूर गए हैं, क्योंकि उसके पीछे वेरियस रीजंस है कि गवर्नमेंट को उधार जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर लेना पड़ा है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगर अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट देखते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर अगर हम 11-12 का ले, तो यहाँ पर देखिए लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, दोनों लॉकडाउन में इकोनॉमी जो है काफी नीचे गई, जो आउटपुट है काफी नीचे गया। इसमें आप देखो यहाँ पर जीडीपी एंड जीवीए के बारे में दिया गया है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। ग्रॉस वैल्यू एडिशन अगर हम देखते हैं तो वो मतलब क्या है कि अलग अलग जो वेरियस इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, समझ लो अगर हमको गाड़ी बनाना है उसके लिए हमको लोहे की जरूरत है, रबर की जरूरत है, स्टील की जरूरत है, उसी के साथ और समझ लो कि प्लास्टिक की जरूरत है। तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स है इनके अपने अपने इंडिविजुअल प्राइसेस रहेंगे। तो ये सारे इंटरमीडिएट प्राइसेस को अगर हम ऐड करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तो हमें एक फाइनल वैल्यू मिलती है गाड़ी की, तो वो हो गया ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, all the goods and services produced within the territory of India in a specific time, specifically 1 year, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लॉकडाउन जब लगाया गया तो बट ऑब्वियस यहाँ पर नीचे गया। अब नीचे गया तो गया, यहाँ पर ऊपर कैसे आया? तो वी शेप्ड रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। वेरियस रिकवरीज याद कीजिए, वी शेप्ड रिकवरी होती है, या देन उसके बाद डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी होती है ना, देन उसके बाद वाई शेप्ड रिकवरी होती है, यू शेप्ड रिकवरी होती है, वेरियस टाइप ऑफ रिकवरीज हमें देखने को मिलती है। एक और रिकवरी निकली वो के शेप्ड रिकवरी, है ना। वी शेप्ड रिकवरी मतलब नीचे गया सीधा ऊपर आया, बराबर है। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी जो अभी एट प्रेजेंट इसमें भी हमें देखने को मिले डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे गया, देन उसके बाद ऊपर आया, देन अगेन नीचे गया, देन ऊपर आया। तो ये डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी जो है उसके समान भी हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इस तरीके की रिकवरी जो है, यू शेप्ड रिकवरी मतलब क्या है? सीधी नीचे आई एंड देन कुछ टाइम पे चली एंड देन फिर से ऊपर आई, तो इस तरीके से यू शेप्ड रिकवरी होती है। तो हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वी शेप्ड रिकवरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जबरदस्त तरीके की रिकवरी जो है वो आ रही है ना। देन उसके बाद यहाँ पर वेव जो है कोविड की, तो उस तरीके से कोविड-19 वेव्स, तो सेकेंड वेव अगर आप देखोगे तो उसमें काफी ज्यादा जो केसेस है वो निकल रहे थे, बहुत सारे केसेस। फर्स्ट वेव में इतने केसेस जो है वो नहीं निकले, पॉजिटिव रेट हालांकि हाई था लेकिन स्टिल इतने डेली न्यू केसेस नहीं निकल रहे थे। सेकेंड वेव के टाइम में बहुत ज्यादा निकल रहे थे, जहां पर जो ऑक्सीजन शॉर्टेज है वो भी हमें देखने को मिला। हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पूरी कोलैप्स हो गई थी, काफी पैनिक जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई थी, है ना। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगेन केसेस जो है वो राइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी जो एडमिट करने का जो एक रेट है वो काफी कम है ना। डेथ रेट अगर आप देखोगे तो वो भी एकदम निग्लिजिबल जैसा है। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल जो है वो केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एनुअल ग्रोथ अगर हम देखते हैं जीवीए, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है वो तो भाई अच्छे नॉर्मल तरीके से चल रहा है कि 19-20 में यहाँ पर 4.3 बोलिए, 20-21 3.6 बोलिए, 21-22 3.9 बोलिए, है ना। तो मतलब रिकवरी यहाँ पर काफी अच्छी खासी है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं भाई साहब, इंडस्ट्री देखिए यहाँ पर -7% जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल रही थी, मतलब सीधा नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एडवांस एस्टिमेट में 11.8% जो है वो रिकवरी यहाँ पर हो जाएगी, वो देखने को मिल रही है।
देन उसके बाद यहाँ पर माइनिंग अगर हम देखते हैं अगेन -8.5%, है ना। देन यहाँ पर 14.3% से ग्रो होगा, ऐसा यहाँ पर एडवांस एस्टिमेट जो है वो किया जा रहा है। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखते हैं -7.2% यहाँ पर चला गया था, 12.5%, मतलब जो भी यहाँ पर नेगेटिव में गया था अब यहाँ पर सीधे तरीके से पॉजिटिव में जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे ये भी -8.6 था, अब यहाँ पर 10.7% एडवांस एस्टिमेट किया जा रहा है। सर्विस सेक्टर -8.4% था, अब यहाँ पर 8.2% जो है वो बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको पूछा क्या जा सकता है कि कोई भी जो सेक्टर है उसका किस तरीके की रिकवरी हो रही है, सडन रिकवरी है, ग्रेजुअल रिकवरी है, किस तरीके की रिकवरी है ना। तो ओवर दी पीरियड्स यहाँ पर बाकी भी अगर आप देखोगे सर्विस सेक्टर में जो होटल्स ये सब है, ये सब भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए थे। होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन -18.2% यहाँ पर चला गया था, अब यहाँ पे 11.9% जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर अगर हम देखते हैं तो इस तरीके 17-18 मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज, देखिए यहाँ पर इंक्रीज जो है किस तरीके का है, एक ग्रेजुअल इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। सडन इंक्रीज नहीं है कि यहाँ से सीधा ऐसा चला गया, सडन इंक्रीज नहीं है। तो आपको स्टेटमेंट ऐसे आ सकते हैं कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर रियल जीबीए हैज बीन ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। तो ऐसे आपको क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर जो इस तरीके से ग्रो हुआ है, तो रिजर्वायर लेवल जो है, जो पानी की लेवल है, वो भी हमें किस तरीके से देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लास्ट 10 ईयर एवरेज जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और जो करंट लाइफ जो स्टोरेज है वो इस तरीके का है। तो मतलब एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो एवरेज जो था उससे ज्यादा ही हमें स्टोरेज एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। मतलब पानी की भी कोई समस्या नहीं है, पानी भी हमारे पास अच्छा खासा है, मतलब फूड का शॉर्टेज जो है हमारे यहाँ पर अभी नहीं होगा। और अगर आप देखोगे तो जब इन्फ्लेशन है वो भी अब यहाँ पर डाउन आ सकता है, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो एरिया यहाँ पर फूड ग्रेन में शो किया जा रहा है उसमें अगर हम देखते हैं तो ये भी अगर आप देखोगे तो खरीफ इसमें हमें यहाँ पर मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं हो रहा है। मतलब इंक्रीज डिक्रीज ऐसा नहीं हो रहा है, नॉर्मली ग्रेजुअली एकदम कम 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 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज ही हो रहा है ना। वही अगर हम देखते हैं रबी का, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो भी इंक्रीज वाला ही है। यहाँ पर 21-22 जो है उसमें एक स्टार मार्क किया गया है, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पास सिर्फ 31 दिसंबर तक का डेटा जो है वो अवेलेबल है, तो वहां तक का हमारे पास अभी इतना डेटा जो है वो अवेलेबल है। मतलब बट ऑब्वियसली अभी इस पर क्वेश्चन जो है आपको नहीं आएगा, आ सकता है तो खरीफ जो है इस पर आपको क्वेश्चन पूछा सकता है। देन उसका प्रोडक्शन जो है व्हीट और राइस का, वो भी हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही देखने को मिल रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 14-15 से लेकर तो 20-21 तक दिया हुआ है एंड कंटिन्यूअसली एक राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर 14-15 से 15-16 जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पैडी प्रोडक्शन जो उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। तो अगर यहाँ पर बोला जाए कि लास्ट 5 ईयर्स या 6 ईयर्स या डेकेड से कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है, तो उसमें यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें यहाँ पर थोड़ी समस्या आ सकती है उस स्टेटमेंट में। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नॉमिनल जीडीपी जो शेयर ऑफ सेक्टर देखते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर अलाइड जो हमने यहाँ पर देखा हुआ है 19-20 18.4%, देन 20.2% है ना। देन एडवांस एस्टिमेट अगर हम देखते हैं 18.8%, इस तरीके से हो रहा है। नॉमिनल जीबीए, ठीक है, नॉमिनल यहाँ पर आ रहा है। नॉमिनल रियल में फर्क होता है भाई, इन्फ्लेशन जो उससे एडजस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है उससे एडजस्टेड नहीं होता है। इन्फ्लेशन से जब हम एडजस्ट कर लेते हैं तो हमें रियल मिल जाता है। तो यहाँ पर और डिटेल में इन चीज़ों को, ये जो पूरे कॉन्सेप्ट है इनको और डिटेल में समझने के लिए आप यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स जो है वो देख सकते हो। या तो आप डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप, या तो आप विजिट कीजिए theMMacademy.in। ये अगर आप करोगे तो पूरा इकोनॉमिक कोर्स और MM Academy ऐप जो है उस पर तो आपको ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन मिलता है। एक बार अगर आप ले लोगे तो जितने भी कोर्सेस है सभी आप कोर्सेस को एंजॉय कर सकते हो, सब एक से बढ़कर एक कोर्सेस है, पूरा बेसिक से समझाया हुआ है, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो नॉमिनली इसमें क्या है, नॉमिनली इसमें हमें अक्सर बड़ी देखने को मिलती है, ज्यादा ही देखने को मिलती है ना। तो ये बेसिकली ये पूरा टेबल जो है उसके बारे में दिया हुआ है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो जीबीए है, जीबीए कैसे डिफाइन किया जाता है, जीबीए डिफाइन किया जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इंटरमीडिएट है, गाड़ी हमें बनाना है, गाड़ी के लिए ये स्क्रीनशॉट है जो MM Academy ऐप है उसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसका सब यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर वेरियस जो प्रोडक्ट्स है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। समझ लो स्टील है वो 1 लाख का है, देन यहाँ पर इंजन है उसके 5 लाख रुपए है ना। तो इस तरीके से अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल यहाँ पर 10 गाड़ी की कीमत +5 +1 मतलब टोटल हो रहे हैं 16,
है ना, उसमें से जो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी, तो इंटरमीडिएटरी कितने हैं 5 + 1 6 लाख, तो यहाँ पर -6 लाख कर देते हैं, तो यहाँ पर मिलता है हमें एक बेसिक प्राइस 10 लाख, जो जीवीए है इस तरीके से यहाँ पर निकाला जाता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन जीवीए के बारे में आपको पता रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए 2021 से हम यहाँ पर परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं कि भाई ये इंडेक्स है कि किस तरीके से यहाँ पर परचेसिंग मैनेजर्स जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर चल रही है। तो ये यहाँ पर एक्सपांशनरी जोन में ही देखने को मिल रही है ना। कुछ महीने जो है यहाँ पर जो सेकेंड वेव आई थी उसमें स्लो डाउन हमें देखने को मिला, लेकिन फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो अच्छा खासा ही हमें देखने को मिल रहा है। देन एक जिससे आप ऑलरेडी रूबरू होंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, कोर इंडस्ट्री इंडेक्स जो है ये यहाँ पर सिमिलर पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल आउटपुट का, यहाँ पर 8 कोर इंडस्ट्रीज आईआईपी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर है पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो दोनों ही जो है, भले वो 8 कोर इंडस्ट्रीज हो या आईआईपी हो, दोनों ही यहाँ पर सिमिलर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर फर्स्ट लॉकडाउन में नीचे गया, देन यहाँ पर ऊपर जा रहा है, देन यहाँ पर सेकेंड लॉकडाउन में नीचे गया, देन यहाँ पर अगेन हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड सिमिलरली यहाँ पर पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो ये भी इस तरीके से ही हो रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट लॉकडाउन में नीचे, सेकेंड इसमें, सिमिलर ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है, 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी है। तो नॉर्मली अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे दिया हुआ उसमें से पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने का फायदा ये होता है कि आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 8 कोर इंडस्ट्रीज है, 8 कोर इंडस्ट्रीज अगर हम देखते हैं तो उसमें कंपनीज जो है 40.27% यहाँ पर उसका टोटल वेट हमें देखने को मिलता है कंपनीज का, 8 कोर इंडस्ट्रीज का। उसमें हमें जो यहाँ पर समझिए रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, ये है 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो आईआईपी है, आईआईपी बेसिकली एक इंडिकेटर है जो मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का उसके चेंज में, जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, उसके चेंज को ये मेजर करता है किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज में किस तरीके का चेंज है इसको परखने के लिए आईआईपी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये यहाँ पर मंथली पब्लिश किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सीधे स्टेटमेंट आते हैं आपको प्रीलिम्स में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में। ये कंपोजिट इंडिकेटर है जहां पर ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप ये यहाँ पर ब्रॉड सेक्टर में कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज बेस्ड सेक्टर जो उसमें भी किए जाते हैं, जिसमें बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स ये सब आते हैं। बेस ईयर जो है 11-12 हमें देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है ताकि यहाँ पर पॉलिसीज जो है किस तरीके से हम बनाए इंडस्ट्रीज के लिए, है ना, एक्सट्रीमली रिलेवेंट है यहाँ पर एडवांस जीडीपी जो है उसको यहाँ पर एस्टिमेट करने के लिए। अब यहाँ पर बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हम देखते हैं तो 6 सब कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है। प्राइमरी गुड्स जिसमें हमें माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फर्टिलाइजर देखने को मिलता है। देन कैपिटल गुड्स जिसमें मशीनरी आइटम्स आते हैं। देन उसके इंटरमीडिएट गुड्स जिसमें यार्न, केमिकल्स, सेमी फर्निश स्टील ये सब आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स जिसमें पेंट, सीमेंट्स ये सब आते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, गारमेंट्स, टेलीफोन ये सब आते हैं। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, फूड आइटम, मेडिसिन ये सब हमें देखने को मिलता है। तो ये बास्केट जो है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पीएमआई अगर हम देखते हैं, जो पीएमआई है जो हमने यहाँ पर देखी है कि सेम जो पीएमआई है ये भी सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है ना। तो ये अगर हम देखते हैं तो इसमें भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर जो है दोनों इसमें आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। कैलकुलेशन सर्वे बेस्ड है ना यहाँ पर, और उसी के साथ यहाँ पर पीएमआई नंबर जो 0 to 100 होता है। पीएमआई अबव 50 जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपांशन, कि भाई एक्सपांशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। अंडर 50 जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, और 50 जो है वो कोई भी चेंज नहीं है ऐसा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हर महीने की स्टार्टिंग में ही ये जो है ये रिलीज कर दिया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एनुअल रियल ग्रोथ जो है डिमांड साइड ऑफ जीडीपी। अब यहाँ पर हम डिमांड देख रहे हैं, डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड कब बढ़ती है, जब लोगों के हाथों में पैसा हो, परचेसिंग पावर ज़्यादा हो, तब अपने आप डिमांड जो है इंक्रीज होती है। तो डिमांड में और उसके कंपोनेंट में किस तरीके का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो टोटल कंजम्पशन अगर हम देखते हैं, कंजम्पशन लोग जो खरीदी कर रहे हैं, है ना, तो उसमें 5.9 माइनस 7.3, क्यों हमें पता है इसका रीजन, अभी हमने देखा है 7%, तो मतलब रिकवरी जो है वो भी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट का कंजम्पशन जो गवर्नमेंट यहाँ पर कंज्यूम कर रही है उसमें यहाँ पर 7.9, 2.9, 7.6 आ रहा है।
प्राइवेट कंजम्पशन अगर हम देखते हैं तो 5.5 -9 पॉइंट, क्योंकि प्राइवेट लॉकडाउन बाय प्राइवेट कंजम्पशन हो ही नहीं पा रहा था, है ना। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो अगेन यहाँ पर माइनस में हुआ, लेकिन अब यहाँ पर 16.5% देखने को मिल रहा है। इवन इंपोर्ट अगर हम देखते हैं -13.6 हो गया था, क्योंकि सप्लाई साइड पूरी ब्रेक हो गई थी। यहाँ पर 29.4% देखने को मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देन यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी, अगेन नॉमिनल यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल कंजम्पशन, है ना, इस तरीके से है। देन गवर्नमेंट कंजम्पशन, वही यहाँ पर नॉमिनल, मतलब बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए हुए। अब कंजम्पशन, जैसा मैंने आपको कहा, कंजम्पशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंजम्पशन मतलब क्या है? लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं। कोई भी चीज अगर मैं खरीद रहा हूँ मतलब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। कंजम्पशन की वजह से क्या होता है? कंपनीज को प्रॉफिट होता है, एक्सपांशन, कंपनी एक्सपांशन करती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। अगेन यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा बढ़ता है। आईआईपी अगर हम देखते हैं ड्यूरेबल इंडेक्स की, ड्यूरेबल इंडेक्स जो ड्यूरेबल चीजें हैं उसकी अगर हम आईआईपी देखते हैं तो उसमें यहाँ पर 2021 का इस तरीके का देखने को मिलता है कि भाई थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ। देन यहाँ पर अब यहाँ पर अगेन डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर आरबीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो इसमें फ्यूचर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अगर हम देखते हैं तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, काफी अच्छी तरीके की एक्सपेक्टेशन है। वही करंट सिचुएशन जो है वो इस तरीके की करंट सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बेसिकली गैप है जो हमें एक्सपेक्टेशन और करंट सिचुएशन में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये एक दर्शाता है कि भाई कॉन्फिडेंस जो है आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो उसमें गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कितना कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पर हमें और रिकवरी जो उसकी जरूरत है, और रिकवरी अगर हम करते हैं तो और ज्यादा बेटर चीजें यहाँ पर हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की अब यहाँ पर हम बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्या है, कंजम्पशन हमने यहाँ पर देख लिया, कंजम्पशन होने के बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा होगा, कंपनीज को प्रॉफिट आएगा, कंपनीज को प्रॉफिट आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हाँ यार हमें प्रॉफिट चाहिए, है ना। इन्वेस्टमेंट जो है ये एज अ मेजर है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का, GFCF, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है 15%, मतलब यहाँ पर कंप्लीट फुल रिकवरी भाई। प्री पैंडेमिक में जैसे हम थे वैसे, जैसे थे वैसे, ठीक है, कोई दोगलापन नहीं, किसी भी तरीके का दोगलापन नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है यहाँ पर एक वर्चुअस साइकिल जो है ग्रोथ की, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, कैपिटल फॉर्मेशन करना इकोनॉमी में, वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ। इन्वेस्टमेंट जो है जीडीपी रेशो ये भी यहाँ पर काफी हाई रहा 7 ईयर्स में। मतलब हमने हमारा जो बजट था उसमें भी देखा है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर रहा है वो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी हाई रहा है। और मैंने आपको तभी बताया था दो तरीके के बजट होता है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो सब्सिडीज में इसमें उसमें खर्च होता है, जिसके रिटर्न्स गवर्नमेंट को इतने हाई नहीं मिलते हैं। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, मतलब ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, उसमें लोगों को जॉब मिलती है, ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ती है और गवर्नमेंट की एक एसेट क्रिएट होती है। तो मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा बजट है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च कर रही है ना। तो इस तरीके के हमें यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेंड जो है वो भी देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद इन्वेस्टर सेंटीमेंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है अंडर इम्प्लीमेंटेशन, नेट रिस्पॉन्स, तो वो भी यहाँ पर हमें अच्छा खासा ग्रो ही होता हुआ ग्रो ट्रेंड पर ही देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद नॉन फाइनेंशियल सेक्टर प्रॉफिटेबल रेशियो अगर हम देखते हैं, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर उसमें भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो जो है वो निकल कर आ रहा है। तो ये भी चीज एक अच्छी खासी है। देन उसके बाद यहाँ पर हम मर्केंटाइज ट्रेड देखते हैं, जो भी यहाँ पर मर्केंटाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है। तो मर्केंटाइल ट्रेड बैलेंस अगर हम देखते हैं तो इस तरीके का है। यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट जो है वो भी हाई देखने को मिलता है, इंपोर्ट जो है वो भी काफी हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन एक गैप है यहाँ पर, हमें इसकी वजह से डेफिसिट देखने को मिलता है। जब भी हमारा इंपोर्ट जो है वो अगर हाई होता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट तो हमारा डेफिसिट होता है, और अगर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू इंपोर्ट तो हमारा सरप्लस जो है वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा तो उस समय पर क्या होता है, उस समय पर हमारे पास करेंसी आती है। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि भाई बियर लिए है तो मेरे को $33 देने पड़ेंगे, वही अगर इंपोर्ट हम बेसिकली अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमको पैसा देंगे, हमारे पास पैसा आएगा, है ना। तो वो सरप्लस में जाता है, नहीं तो डेफिसिट में जाता है। इस तरह की चीज होती है। इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम देखते हैं सर्विस में नेट, तो ये है थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है यहाँ पर हमें बेसिकली देखने को मिल रहा है। देन इंडिया का करंट अकाउंट बैलेंस अगर हम देखते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस, तो ये भी मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि डेफिसिट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, डेफिसिट हो रहा है।
डेफिसिट क्यों हो रहा है? क्योंकि बट ऑब्वियस है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर कम है, इंपोर्ट जो है हमारा ज़्यादा हो रहा है ना। देन उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेफिसिट में एफडीआई जो है हमारे पास इतना मतलब नेगेटिव में जाने के बावजूद, जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो नेगेटिव में जाने के बावजूद, अब नेगेटिव में जा रहा है मतलब आपको ये डाउट आएगा मन में कि अब यहाँ पर मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं मतलब अब यहाँ पर हमारे डॉलर जो है बाहर ज़्यादा जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएंगे क्या। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया एफडीआई जो है ये काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, इसलिए फॉरेक्स रिजर्व जो है उसकी हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व हमारा बिल्कुल खत्म नहीं होगा। एफडीआई बहुत आ रहा है, एफडीआई आएगा तो अपने पास हमारे पास डॉलर आ जाएंगे, टेंशन मत लो, आराम से जिंदगी जियो, अब टेंशन के वक्त गए। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बारबेल स्ट्रेटेजी, सेफ्टी नेट्स, एजाइल रिस्पॉन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कॉन्सेप्ट सीधे आपको एग्जाम में आ सकता है, सीधा बिना किसी झिझक के सीधा आ सकते हैं कि बारबेल स्ट्रेटेजी क्या है ना। जो वाटरफॉल स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए लास्ट 2 ईयर्स जो है पर्टिकुलरली काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए, कि कैसे हम पॉलिसी बनाएं। लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों का रोजगार चला गया है, जो रोजी रोटी कमा रहे हैं उनकी रोजी रोटी चली गई है, राशन नहीं आ रहा है लोगों के घर में, तो क्या करे, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है ना। यहाँ पर वाह मोदी जी वाह भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली करना मोदी जी को ही है। रिपीटेड वेव्स आ रही है, यहाँ पर वायरस जो है वो भी म्यूटेट होता जा रहा है, कि भाई एक वायरस के लिए हमने दवाई बनाई, दूसरा वायरस आ गया, दूसरे के दवाई में तीसरा आ गया, तीसरे के चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठवा आ गया, म्यूटेशन में म्यूटेशन हो रहा है। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, लोग यहाँ से वहां ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है कि लोगों के पास जो माल है वो पहुंच ही नहीं रहा है, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, तो अब पॉलिसी बनाए तो कैसे, अब क्या करेगा रे बाबा, ऐसा ही यहाँ पर निकल कर आ रहा था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बारबेल स्ट्रेटेजी जो है, इसको बारबेल मतलब वो नहीं जो हम जिम में उठाते हैं, बारबेल स्ट्रेटेजी बेसिकली वो नहीं है, ठीक है। ये बारबेल स्ट्रेटेजी क्या है, तो देखिए 2 तरीके की मेन स्ट्रेटेजी होती है, एक वाटरफॉल अप्रोच होता है, दूसरा बारबेल स्ट्रेटेजी होती है। वाटरफॉल अप्रोच हम पहले अपनाया करते थे, जब 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे हमारे पास वाटरफॉल अप्रोच था। वाटरफॉल अप्रोच क्या है, मतलब ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान जो है उस एरा में हमें वाटरफॉल अप्रोच जो है वो देखने को मिलता था। इसमें क्या था, इसमें हम इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, डिटेल एक स्ट्रेटेजी बना ली हमने कि भाई क्या खामी है हमारे पास, क्या कमतरता है हमारे पास, किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, पहले पूरा सोच लो, पूरा हमने ग्रहण कर लिया, उसके बाद सीधा हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब यहां पर हम पीछे नहीं देख रहे हैं, हम सीधा इंप्लीमेंट वो करते जा रहे हैं। जैसे यूपीएससी की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने सोच लिया कि भाई ये किताबें ये पूरा सोर्स है, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हम पूरा लेने वाले हैं, फिर इस तरीके से ये सब्जेक्ट को 1 महीना लगेगा, ये सब्जेक्ट को 1.5 महीना लगेगा, ये सब्जेक्ट को 2 महीना लगेगा, ये सब्जेक्ट ये, फिर उसके बाद हम जो हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है प्रीलिम्स की वो सॉल्व करेंगे, एंड देन एग्जाम देने चल जाएंगे। फिर अब सेम उसी तरीके से आप करना शुरू कर दो, बस आगे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है, वही स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो, वही फॉलो कर रहे हो, जैसी की वैसी, कोई उसमें चेंजेस नहीं, वो बोलते हैं वाटरफॉल अप्रोच। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एक रिजिड और अपफ्रंट प्लान जो है वो बनाया गया है, रिजिड है क्योंकि अब उसमें भटकना नहीं है, वही प्लान पे चलता रहना है, कुछ भी हो रहा कोई मतलब नहीं है ना, सेम वही प्लान पे चलते रहना है। इन कॉन्ट्रास्ट, ये हो गया वाटरफॉल अप्रोच। इन कॉन्ट्रास्ट जो बारबेल मेथड होती है वो क्या होती है, वो होती है फीडबैक लेना। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रेटेजी बना ली, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार 1 महीना कम पड़ गया इस सब्जेक्ट को, 1.5 महीना देना चाहिए, तो आपने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, 1.5 महीना आपने वो सब्जेक्ट को दे दिया, दूसरे जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपने कैरी फॉरवर्ड आगे कर लिए, तो ये क्या हो गया, फीडबैक अप्रोच, इसको हम कहते हैं बारबेल मेथड। और बारबेल मेथड एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपनाई थी। गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि यार ये हो रहा है क्या, चलो मेथड चेंज, ये हो रहा है क्या, चलो इंप्लीमेंटेशन चेंज, ये हो रहा है पॉलिसी चेंज, है ना। तो गवर्नमेंट की फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंज जो है वो हमें देखने को मिल रही थी, क्यों, फीडबैक पॉलिसी पर बेस थी। मतलब बेसिकली क्या हो रहा था कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन पर ये यहाँ पर जो पॉलिसी आउटकम्स है उसके बेसिस पर रैपिडली रियल टाइम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था, रियल टाइम बेसिस पर, कि यहाँ पर और केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर लॉकडाउन, यहाँ पर केसेस कम हो रहे हैं, यहाँ पर लॉकडाउन हटा दो, रियल टाइम बेसिस पर सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। इन एसेंस बारबेल स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर वाटरफॉल, इससे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर चेंज जो है वो दर्शाती है कि भाई फीडबैक लूप लिया जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पर चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं अब 5 साल का हमारा यही प्लान होगा, नो इफ नो बट,
यहाँ पर बोल रहे हैं जमरा है क्या, जमरा है क्या, बढ़ाना है या बदले, बता दो भाई, पहले ही बता दो। इस तरीके की हमें दो स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर की सेफ्टी मेजर जो लिए गए थे, जैसे मैंने आपको बोला गवर्नमेंट ने वेरियस मेजर्स लिए। स्टार्टिंग में हमने देखा था एकदम कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए। तो कौन कौन से मेजर्स लिए? कैश ट्रांसफर जो है गवर्नमेंट ने कराया, मतलब समझ लीजिए 500 पर मंथ जो है 3 महीनों के लिए विमेन को जनधन अकाउंट में पैसे जो है ट्रांसफर कराए गए, है ना। 1000 जो है वल्नरेबल सेक्शन को यहाँ पर विडोज, दिव्यांग, एल्डरली, इनको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे पैसे। तो इसमें वेरियस जो बेनिफिशियरीज है उनको यहाँ पर पैसे मिले। देन उसके बाद फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई। इसमें अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीधे आपको इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में आ सकता है। कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा कोविड टाइम में? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जहां पर फूड ग्रेन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड लाया गया, क्योंकि बहुत सारे मजदूर थे जो अटके हुए थे अलग अलग जगहों पर। तो आप अगर बिहार के हो तो आप महाराष्ट्र में भी अगर रह रहे हो तो वहां से भी राशन के थ्रू आप जो पैसे वो अनाज है वो ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर उज्ज्वला के तहत कुकिंग गैस सिलेंडर जो है वो प्रोवाइड किया जाना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि भाई लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, है ना। मनरेगा ये सब के तहत मनरेगा स्कीम जो उसमें एक्सपेंशन यहाँ पर किया गया, है ना। वेजेस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज किए गए मनरेगा के तहत, ताकि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा पहुंचे। देन उसका आत्मनिर्भर भारत योजना जो है वो हमें देखने को मिलती है। आत्मनिर्भर भारत, कि भाई आत्मनिर्भर बनो अच्छे तरीके से खुद के दम पर, है ना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाउसिंग के लिए भी यहाँ पर जो अलग अलग सिनारियोज है वो हमें देखने को मिले, कि भाई जो आवास योजना है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये चीज़ हमें अच्छी खासी देखने को मिली। देन उसके बाद हाउसिंग, देन उसके बाद यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, स्किल अगर देते हैं तो अपने आप रोजगार जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो यहाँ पर गांव के जो लोग हैं उनको भी कौशल यहाँ पर देना, प्रोवाइड करना, ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। एमएसएमई के लिए भी काफ़ी सारे जो ये है, जैसे क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई, मोरेटोरियम जो है वो लाया गया। तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट के लिए अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी क्रेडिट फैसिलिटी दी गई, लिक्विडिटी फैसिलिटी दी गई, कि पैसा लो और अपना बड़ा करो, पैसा लो और अच्छे से काम करो, पैसा लो और ये करो। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो बहुत सारे क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो लाया गया। पीएम स्वनिधि स्कीम जो है वो यहाँ पर लाई गई, जिससे कि जो वर्किंग कैपिटल लोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर की गई, जिससे कि बेनिफिट हो सके। देन उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स अगर हम देखते हैं तो उसमें ई वे बिल जनरेशन, यहाँ पर कनेक्शन, पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये भी सेम पैटर्न जो है उसी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, सेम पैटर्न। यहाँ पर सेकेंड वेव के बाद भी यहाँ पर अगर हम पावर कंजम्पशन अगर देखते हैं तो उसमें यहाँ पर, क्योंकि पावर कंजम्पशन जब लॉकडाउन लगाए गए उस समय पर पावर यूज ही नहीं हो रही थी ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो इंडस्ट्रीज है वो बंद ही है, तो पावर कंजम्पशन कहाँ से होगा। तो इसलिए वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर भी हमें गिरावट जो है वो देखने को मिली। देन उसके बाद हम नॉर्मल ट्रेंड पर हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। फ्राइट एंड कार्गो ट्रैफिक, फ्राइट दो तरीके की ट्रेन होती है, मैंने आपको बताया था, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, एक फ्राइट ट्रेन होती है। पैसेंजर मतलब जो हमें लेकर जा रही है, फ्राइट मतलब जो मालगाड़ी होती है ना। तो रेल फ्राइट ट्रैफिक अगर हम देखते हैं तो वो भी यहाँ पर कम हो गई थी। देन उस क्योंकि सप्लाई साइड ही बंद हो गया था, तो यहाँ पर सेकेंड इसमें तो भी इतना डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत ही नीचे आया था। देन अभी यहाँ पर नॉर्मल इस पे आ गया है। देन उसके बाद यहाँ पर डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक अगर हम देखते हैं तो ये तो एयर ट्रैफिक तो समझ लो कि बहुत ही मतलब पूरी गिर गई थी, बुरी तरीके से घसर गई थी। देन उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी रिकवरी पर आ रही है। वही अगर हम बात करते हैं कार्गो ट्रैफिक, तो वो भी इसी तरीके के ट्रेंड पर देखने को मिल रही है। ट्रैक्टर सेल अगर हम देखते हैं, ट्रैक्टर सेल्स, तो वो फर्स्ट लॉकडाउन में कम आ गया, सेकेंड लॉकडाउन में भी कम आ गया। अभी ये मतलब उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको ऐसा है कि डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल जो है कंटिन्यूसली इंक्लाइनिंग ट्रेंड पर देखने को मिल रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर, तो भाई यहाँ पर उतार चढ़ाव जो है वो पाया गया है। 2 to 3 व्हीकल सेल अगर हम देखते हैं तो वो भी उसी तरीके का, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम चढ़ाव पे देखने को मिल रहा है, एकदम उतार पे देखने को मिल रहा है। इसमें भी हमें उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम मनरेगा देखते हैं, मनरेगा से जो वर्क यहाँ पर जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर सबसे, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जब लोगों का रोजगार छीन लिया गया, लोगों के पास रोजगार नहीं था, रोजी रोटी जो थी सब बंद हो गई, लॉकडाउन लगाया गया, उस समय पर ज्यादा मनरेगा में डिमांड इंक्रीज हो गई कि भाई हमको रोजगार दो, हमको काम दो। तो यहाँ पर आप देखो कि फर्स्ट लॉकडाउन में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया।
इवन सेकेंड लॉकडाउन जो है उसमें भी हमें इंक्रीज जो है वो देखने को मिला। देन उसके बाद यहाँ पर अब डिक्लाइन, क्योंकि अब अलग अलग जगहों पर और लोग अब जा पा रहे हैं, जो उनकी रोजी रोटी थी वो अब कमा पा रहे हैं, जहां पर भी जो भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे होंगे वहां पर अब जाकर काम कर पा रहे हैं। फ्यूल कंजम्पशन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इसमें तो सब कुछ ठप था भाई, तो बिल्कुल ही फ्यूल कंजम्पशन नहीं था। सेकंड इसमें भी यहाँ पर डाउन आ गया था, अब यहाँ पर फिर से इंक्रीज हो रहा है। एक तो फ्यूल के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। पैसेंजर व्हीकल सेल अगर हम देखते हैं तो उसमें भी फर्स्ट इसमें बहुत कम, सेकंड इसमें कम, अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। रेलवे पैसेंजर अर्निंग्स अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इसमें क्योंकि सब बंद था, लॉकडाउन था, तो कुछ अर्निंग्स ही नहीं हुई, पूरी नीचे गई। सेकंड इसमें भी नीचे गई, अब यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एयर पैसेंजर अगेन वही हालत है भाई, एकदम नीचे एकदम नीचे। अब यहाँ पर काफी इंक्रीज हो रहा है ना, काफी इंक्रीजिंग ट्रेंड पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर एक तो एयर ट्रैफिक जो है, एयर पैसेंजर वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेल। उसका रीजन क्या है, रेल में एक तो आपको कॉन्टैक्ट ज्यादा आता है ना, एक तो रेलवे इसमें अगर आप देखोगे तो जो कोविड रिस्ट्रिक्शन है उसका कम पालन किया जा रहा है, एयर पैसेंजर्स के लिए ज्यादा किया जा रहा है ना, तो ये चीज यहाँ पर काफी अच्छी है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं, वैक्सीनेशन कवरेज काफी ज्यादा लोगों को दिया गया है, मतलब एकदम इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। डोजेस अगर आप देखोगे तो काफी हाई डोजेस जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अडल्ट पॉपुलेशन जो यहाँ पर दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट डोज काफी ज्यादा है, सेकेंड डोज के साथ भी अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा पॉपुलेशन को, मतलब ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है अडल्ट पॉपुलेशन सेकेंड डोज यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है काफी सक्सेसफुल रही है इंडिया में, इंक्लूडिंग अगर हम बाहर की बातें करते हैं तो वहां भी सक्सेसफुल रहा है। अभी यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जैसे सीपीआई इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो वेरियस क्राइसिस आए थे, जैसे 2008-9 में क्राइसिस हमें देखने को मिले, 2012-13 में क्राइसिस देखने को मिले, और 21-22 में क्राइसिस हमें देखने को मिले। तो ये जो क्राइसिस आए हैं उसमें अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे, अब देखिए एक तो बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है, जो 21-22 का क्राइसिस था ये एक डिफरेंट टाइप का क्राइसिस था, जहां पर सब कुछ बंद कर दिया गया है ना, जहां पर अथॉरिटी के द्वारा सब कुछ बंद कर दिया गया। बाकी जगहों पर बंद नहीं था, वहां पर क्राइसिस आए, लोगों ने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से खर्च नहीं कर पाए या परचेसिंग पावर कम होने की वजह से खर्च नहीं कर पाए, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आए थे। लेकिन यहाँ पर जो अथॉरिटी उनके द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया, तो यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं तो उस समय पर 9.1% था। देन उसके बाद अगर हम बाद में देखते हैं 12-13 में, तो यहाँ पर 9.4%, यहाँ पर 5.2%। यहाँ पर अगर हम इंडिया का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट कि यहाँ पर मतलब जो उधार लिया था गवर्नमेंट ने, तो वो यहाँ पर 8.3%, 6.9%, 10.2। यहाँ पर हमें पता है क्योंकि लोगों के घरों में बंद कर दिया गया है, तो लोगों को जो भी बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम था, तो इसलिए यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया था। फिस्कल डेफिसिट जो है ऑफ एशिया यहाँ पर 1.6, 1.7, 7.8, तो ये भी यहाँ पर काफी जग जाहिर है कि क्यों ऐसा हो रहा होगा। करंट अकाउंट बैलेंस अगर हम देखते हैं तो करंट अकाउंट बैलेंस में -2.3, -4.8, -0.2, तो करंट अकाउंट बैलेंस यहाँ पर 0.2, -0.2 देखने को मिलता है। एक्सटर्नल डेब्ट जो है, मतलब जो हम बाहर से उधार ले रहे हैं वो कितना है, तो बाहर से जो उधार है 20.7% था, 22.4% है, यहाँ पर 20.2% है। तो यहाँ पर एक अच्छा खास, क्योंकि क्या हुआ था 12-13 में फिस्कल स्टिमुलस दिया गया था। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया कि भाई इनकम ठीक है बहुत कम है, उधार लेकर खर्च करो, उधार लेकर खर्च करो, उधार लेकर बिना आके बंद करके खर्च करो, है ना, हेलीकॉप्टर मनी जो है उस तरीके का यहाँ पर रुख अपनाया गया था। फॉरेक्स रिजर्व अगर हम देखते हैं तो 252, 292 एंड 634, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी राहत की बात यह है कि 634 हमारे पास बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अगर हम देखते हैं 10 ईयर 7.3, 8.0, 6.4। टोटल एफडीआई इनफ्लो अगर हम देखते हैं तो ये भी काफी ज्यादा हमें एफडीआई इनफ्लो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो फॉरेक्स रिजर्व जो है यहाँ पर उस पर कोई खतरा हमें देखने को नहीं मिलता है ना। तो इस तरह की चीजें जो है वो अलग अलग इंडिकेटर्स बात करते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी एक शॉर्ट इसमें अगर हम देखते हैं, जीडीपी ग्रोथ 8 to 8.5% यहाँ पर बताई गई, फिस्कल डेफिसिट 6.8% बताया गया, इन्फ्लेशन यहाँ पर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है 12.5% है, वही सीपीआई अगर हम देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो 5.2% है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये भी काफी ज्यादा हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री 3.9, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.8, सर्विस सेक्टर 8.2, तो ये ऑलरेडी हमने हमारे बजट में कवर किया हुआ है। अब फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है ऑलवेज यहाँ पर पॉसिबल एरिया रहा है ऑफ स्ट्रेस टर्बुलेंट टाइम्स में,
लेकिन इंडिया का कैपिटल मार्केट जो है उसने एक्सेप्शनली यहाँ पर वेल किया है। जो कैपिटल मार्केट है बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। जो यहाँ पर इंडियन कंपनीज है उनके रिस्क को यहाँ पर मोबिलाइज करने की कोशिश की है। सेंसेक्स और निफ्टी जो है उसने यहाँ पर पीक अपना टच किया है ना, अक्टूबर में। और मेजर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में इंडिया जो है उसने काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है फाइनेंशियल सेक्टर में। यहाँ पर जीएनपीए और एनएनपीए अगर हम देखते हैं, मतलब ग्रॉस नेट एनपीए, मतलब यहाँ पर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स की, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप सभी को पता है क्या होता है कि भाई लोग उधार लोन ले लेते हैं, देन वो चुकाते नहीं है, तो 90 दिन से ज्यादा अगर नहीं चुका रहे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चल जाता है। तो इसमें दो आते हैं, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीएनपीए एंड एनएनपीए। यही फायदा होता है वीडियोस का कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। जीएनपीए रेफर किया जाता है सम ऑफ ऑल लोन्स जो यहाँ पर डिफॉल्ट किए गए हैं, है ना, विद इन दी प्रोवाइडेड टाइम, कि भाई जितने भी लोन्स है जो यहाँ पर वापस नहीं आए हैं सभी यहाँ पर आते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। वही एनएनपीए नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब क्या है, जो अमाउंट यहाँ पर डिडक्शन के बाद जो अनपेड रहा है वो, मतलब कोई डिडक्ट कर लेते हैं, कोई जो अमाउंट होती है उसको डिडक्ट कर लिया जाता है कि नहीं भाई ये जो है ये खत्म हो गया है, तो उसके बाद जो यहाँ पर बचता है उसको हम बोलते हैं नेट एनपीए। इसमें अगर आप देखोगे तो एक्चुअल लॉस जो हुआ है, जो एक्चुअल लॉस है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है ना, इसलिए इसमें एक्चुअल लॉस नहीं। इसमें एक्चुअल जो लॉस हुआ है जो बैंक को वापस मिलने ही नहीं वाला है, मिला ही नहीं है, रिस्ट्रक्चरिंग से बोलो, डीबीटी से बोलो, जो भी यहाँ पर वेरियस मेजर्स लाए गए हैं लोन रिकवर करने के लिए, उन सबसे अब जो नहीं मिला है वो सब यहाँ पर नेट एनपीए जो है उसमें आ जाता है। ये मतलब यहाँ पर कंपनी जो है उसकी गुडविल को बहुत असर पड़ता है, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि पैसा ही वापस नहीं आया तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम ग्रॉस देखते हैं तो ग्रॉस यहाँ पर इतना देखने को मिलता है, नेट जो है वो इतना है। यहाँ पर बोला जा रहा है बेसिकली कि कम आया है, जो एनपीए है वो अब बेसिकली कम हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे 16-17 में यहाँ पर ह्यूज था, अब उसके बाद से यहाँ पर हमें लो ट्रेंड पर जो है वो देखने को, खासकर अगर हम नेट देखते हैं तो उसमें काफी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जो नेट एनपीए है, जो एक्चुअल लॉस यहाँ पर बैंक्स को हुआ है उसमें काफी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो भी यहाँ पर काफी अच्छा, मतलब आगे बढ़ा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए इन्फ्लेशन ये यूट्यूब पर फ्री में, हालांकि पूरा इकोनॉमिक कोड जो है वो एमएम अकेडमी ऐप पर है, पूरा एमएम अकेडमी ऐप पर वो डाउनलोड करो आप या फिर वेबसाइट विजिट करो themmacademy.in, वहां पर पूरा इकोनॉमी का कोर्स है। लेकिन अगर आपको सिर्फ इन्फ्लेशन वाला देखना है तो इन्फ्लेशन का फ्रीली अवेलेबल है पूरा का पूरा वीडियो, लगभग वो 1.5 घंटे के आसपास का है, वो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सर्च करो इन्फ्लेशन बाय मयूर मोगरे, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इन्फ्लेशन में, उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए, उसमें कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, उसमें सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या है, ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो सीपीआई मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर को जो पैसे पर मिलता है। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेलर को मिलता है ना। तो इस तरीके से तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, सीपीआई यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है, तो ये चीज एक ध्यान में रखनी है। सप्लाई साइड रिफॉर्म अगर हम देखते हैं, सप्लाई साइड जो सप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ये सप्लाई साइड पे भी हम आपको इन्फ्लेशन चैप्टर में देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सप्लाई साइड रिफॉर्म पर काफी ज्यादा तवज्जो जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। सप्लाई साइड रिफॉर्म अगर हम देखते हैं तो न्यूमरस सेक्टर को डीरेगुलाइज कर देना, कि भाई यहाँ पर आपको जिस तरह सप्लाई करना है करो, आपको ज्यादा करना है आपको कम करना है, आपकी मर्जी, हम यहाँ पर कोई रुकावट नहीं डाल रहे हैं। जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना, जो लीगेसी या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उसको रिमूव कर देना, कि रेट्रोस्पेक्टिव, हाँ आपने तब वो किया था ना, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है कि अभी अगर गवर्नमेंट ने उस पर कानून लाया है तो पहले भी अगर आपने उस पर कोई चीज की तो उस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, समझ लो अगर मैंने उबासी ली है, होता है ना उबासी, यॉर्निंग, वो अगर मैंने की है उस पर अभी कोई टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने कल अगर उस पर टैक्स लगाई कि भाई यॉर्निंग जो भी करेगा उसको 1 रुपया देना पड़ेगा एक यॉर्निंग का, और ये रेट्रोस्पेक्टिव 2010 से, मतलब 2010 से लेकर अब तक मैंने जितनी भी बार यॉर्निंग की है वो सभी के पैसे मुझे गवर्नमेंट को अभी देने पड़ेंगे। दूसरा होता है कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव अगर नहीं है तो मतलब अब कल के बाद जो यॉर्न करेगा उनको 1-1 रुपया देना पड़ेगा जब भी वो यॉर्न करेंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है वो यहाँ पर लीगेसी जो है वो हटा दी गई। प्राइवेटाइजेशन जो है वो किया गया, प्राइवेट के हाथ में जाता है तो चीजें जो है वो बेहतर परफॉर्म करती है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो दी गई, तो काफी सारे सप्लाई साइड रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट के द्वारा किए गए। पोस्ट कोविड यहाँ पर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स के द्वारा इंपैक्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से, कंज्यूमर के बिहेवियर के, जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई चेन, क्लाइमेट, सभी फैक्टर। तो ये सब फैक्टर जो है वो यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल वे में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं
और यहाँ पर चीज़ों को अलग बनाते हैं। दो कॉमन थीम जो इंडिया के सप्लाई साइड स्ट्रेटेजी में हमें देखने को मिली है, एक है रिफॉर्म दैट इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, जिससे कि लॉन्ग टर्म अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है पोस्ट कोविड वर्ल्ड की वो हम झेल सके। क्या? फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, R&D जो है ये बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? तो जो स्पेस है उसको डीरेगुलेट करना, कि स्पेस को अगर हम रेगुलेटेड रखेंगे तो फिर हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डीरेगुलेट उसको कर दो, यहाँ पर अलग अलग सेक्टर आकर अगर अपना वर्चस्व दिखा पाए तो और कंपटीशन इंक्रीज होगी और बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ड्रोन्स बोलिए, जियोस्पेटियल मैपिंग बोलिए, इसमें भी कंपटीशन इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी। ट्रेड फाइनेंसिंग बोलिए, प्रोसेस रिफॉर्म बोलिए, जैसे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करना, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बोलना, है ना, इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ रही है। जो रिमूव करना, प्राइवेटाइजेशन बोलिए, मोनेटाइजेशन बोलिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको क्रिएशन बोलिए, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक कार आनी चाहिए, उसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना बहुत जरूरी है ना। तो ये मतलब बेसिकली इनोवेशन पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर, कि फ्लेक्सिबल रहना है, रिजिड नहीं रहना है कि एक हमने शपथ ले ली, एक हमने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली तो उसी पर कायम रहेंगे, फिर दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, महाभारत क्यों ना हो जाए, है ना, भले ही किसी सामने किसी महिला का चीरहरण क्यों ना हो जाए। यहाँ पर हम फ्लेक्सिबल रहेंगे कि भाई जो जिस तरीके से दुनिया बदल रही है उस तरीके से हम भी हमारे जो चीजें हैं उसको बदलेंगे। तो ये एक थी। दूसरी यहाँ पर रिफॉर्म देखने को मिलता है कि इंप्रूविंग रेजिलियंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का जो रेजिलियंस है उसको इंप्रूव करना। इसमें क्लाइमेट रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पब्लिक प्रोविजन, टैप वाटर, टॉयलेट्स, बेसिक हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सब यहाँ पर प्रोवाइड करना, है ना। आत्मनिर्भर भारत जो है उसके अंडर में सारी चीजें करना। तो फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट्स उसको भी यहाँ पर वर्चस्व देना। तो ये दो कॉमन थीम हमें देखने को मिलती है। अब की सप्लाई साइड मेजर्स रिफॉर्म्स अगर हम देखते हैं तो उसमें इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर 13 सेक्टर के लिए अप्रूव की गई, टेलीकॉम, नेटवर्क प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, तो ये सारी इंडस्ट्री में लिए गए सप्लाई साइड मेजर्स है। देन उसके बाद बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर जो है उसमें वेरियस मेजर्स जो है वो लिए गए हैं। जैसे यहाँ पर जो OSP है, आउटसोर्सिंग सेक्टर, उसको प्रॉपर डेफिनेशन लेना, कोई भी बैंक गारंटी जो है रिक्वायर्ड नहीं रहेगी यहाँ पर, गाइडलाइंस जो दी गई है उसके अंतर्गत। देन टेलीकॉम जो उसमें यहाँ पर चेंजेस, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है उसमें चेंजेस, एविएशन में चेंजेस, फिजिकल फाइनेंशियल सेक्टर में चेंजेस। देन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है उसमें डेफिनेशन जो है वो भी चेंज की गई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की, है ना। देन स्पेस एंड जियो स्पेशल जो सेक्टर है उसमें चेंजेस, डिसइन्वेस्टमेंट, लेबर रिफॉर्म, डिफेंस में अगर आप देखोगे तो उसमें भी कई सारी चीज़ें जो है वो लाई गई है। FDI जो है वो यहाँ पर एनहांस किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर लेबर रिफॉर्म में अगर आप देखोगे तो लेबर कोड जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, कई सारी चीज़ों का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई, गवर्नमेंट अपने शेयर जो है उसको कम कर रही है ना, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की यहाँ पर क्या की गई है, डेफिनेशन चेंज की गई है जिससे कि और बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर सके। एविएशन सेक्टर में ड्रोन रूल जो है वो यहाँ पर लाया गया है। ड्रोन रूल यहाँ पर पूरा बताया गया है किस तरीके से यहाँ पर अप्रूव किया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है। देन उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर अगर हम देखते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में भी बैंकिंग रिफॉर्म, अलग अलग रिफॉर्म्स लाए गए हैं। देन उसके बाद टेलीकॉम में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू पर जो इतनी समस्याएं चल रही थी उसका निवारण यहाँ पर लाया गया है। बैंक गारंटी को रैशनलाइज किया गया है, मतलब यहाँ पर बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट जो होती है ना, लाइसेंस के लिए, तो उसको काफ़ी कम कर दिया गया है कि भाई अब लो लाइसेंस लो, बैंक बढ़ाओ, अच्छे से करो, अच्छे से, प्रॉब्लम जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। इंटरेस्ट रेट को रैशनलाइज किया गया है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं स्पेक्ट्रम जो शेयरिंग है उसको इनकरेज किया गया है। तो इस तरीके से वेरियस मेजर्स लाए गए हैं जिस पर आप एक बार नज़र डाल सकते हो। बाकी आप एक बार नज़र डाल लोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। देन यहाँ पर ओवरव्यू अगर हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शन किस तरीके से किया जा रहा है, तो इसमें इंडिया का प्रोजेक्शन खास है। इंडिया का 9% एंड 9.0%, एंड उसी के साथ 23 में प्रोजेक्शन अगर हम देखते हैं तो 7.1% जो है वो रखा गया है। जो एशियन है उसका यहाँ पर कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो ये एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ बाकी कंट्रीज जो है उनका भी हम यहाँ पर जो है वो अंदाज़ा देख सकते हो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर है वो खत्म होता है। बाकी MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे। सभी GS 1 2 3 4 कोर्सेज अवेलेबल है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइस में है, तो इसका उपभोग जरूर लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।